राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। मनुष्य के उद्भव और उसकी शुरुआती यात्रा को लेकर पूरी दुनिया में खोज जारी है, लेकिन हालिया अनुसंधान और जीवाश्म विज्ञान की खोज इस रहस्य से पर्दा उठाने के बेहद करीब है और इन खोजों की डोर भारत से जुड़ती दिख रही है। भारत के भीमबेटका की गुफाओं से लेकर नर्मदा घाटी तक के पूरा वैज्ञानिक प्रमाण पहले ही यह संकेत देते रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप आदि मानवों के विकास का एक प्रमुख स्थान रहा है। अब इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समुद्र तल से मिले 6000 से अधिक जीवाश्म, जिनमें होमो इरेक्टस की हड्डियां भी हैं, ने इस दृष्टिकोण को वैश्विक संदर्भ में एक नई पुष्टि दी है। भारतीय ग्रंथों और पुराणों में जावा द्वीप या जावा द्वीप का उल्लेख केवल एक भूगोलिक संरचना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक रहा है। जम्बू द्वीप की अवधारणा में समाहित जावा का उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संबंध केवल व्यापारिक या धार्मिक ही नहीं थे, बल्कि मानव सभ्यता की आदि कथा में भी गहरे जुड़े थे। लगभग 1,40,000 वर्ष पहले जब समुद्र का स्तर कम था, तब जावा जैसे द्वीप एशियाई मेनलैंड से जुड़े थे और यह समूचा क्षेत्र सुंडालैंड कहलाता था। यह वही भूभाग है जहां अब माधुरा स्ट्रेट के नाम से डूबा समुद्र का वह इलाका है जहां आदि मानव शिकार करते थे, मछलियों और कछुओं को पकड़ते थे और जीविका के लिए रणनीतियां विकसित करते थे। यह तथ्य कि होमो इरेक्टस ने शिकार की आधुनिक रणनीतियां अपनाई और यह संभवतः अन्य मानव प्रजातियों से सीखकर किया गया, यह संकेत देता है कि उस काल में भी मानव जातियां संपर्क में थीं। संवाद, ज्ञान और सहजीवन की आदिम प्रवृत्तियां मौजूद थीं। यह भारतीय विचारधारा की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रागैतिहासिक स्वर में व्यक्त करता है। भारत की धरती पर नर्मदा घाटी में मिले लगभग 2 लाख वर्ष पुराने होमो इरेक्टस के अवशेष और दक्षिण भारत के अनेक स्थल जो मानव विकास के प्राचीनतम प्रमाण देते हैं, वे अब जावा की खोज से एक महादेशीय मानव यात्रा की धुरी बनकर उभरते हैं। जावा में मिले होमो इरेक्टस के जीवाश्म यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह प्रजाति आधुनिक मनुष्यों यानी कि होमो सेपियंस से पहले लंबे समय तक दक्षिण पूर्व एशिया में जीवित रही। भारत से इस क्षेत्र का भौगोलिक, सांस्कृतिक और अब वैज्ञानिक संबंध यह सिद्ध करता है कि मानव विकास की वैश्विक कथा में भारत केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि उसकी आधारशिला है। जावा की समुद्री गहराइयों से उभरे ये अवशेष न केवल होमो इरेक्टस की कहानी कहते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि भारत और भारतीय ज्ञान परंपरा की जड़ें कितनी दूर दराज तक फैली थीं। समुद्र के पार, काल की सीमाओं से परे, यह खोज केवल अतीत को नहीं खोलती,
यह भविष्य के उन सेतु बंधों की नींव रखती है जहां विज्ञान, संस्कृति और इतिहास एक साथ चलते हैं। भारत उत्कर्ष। जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर और साक्षी गोपाल मंदिर का अटूट संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए तो तीर्थ यात्रा अधूरी है। यहां मंदिर में विराजमान राधा जी के आने की भी रोचक कथा है। पुरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर श्री कृष्ण के गोपाल यानी ग्वालबाल रूप में समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला ओडिशा शैली में निर्मित है, जो कलिंग स्थापत्य के सौंदर्य और भव्यता की प्रतीक है। गर्भगृह में गोपाल की प्रतिमा श्याम वर्णीय और यौवन अवस्था में विराजमान है। दोनों हाथों में बांसुरी धारण किए श्री कृष्ण का दाहिना चरण श्री राधा की मूर्ति के पास स्थिर है। श्री कृष्ण यहाँ साक्षी रूप में पूजे जाते हैं। ये उन्हें अन्य कृष्ण मंदिरों से एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। इस मंदिर की स्थापना का काल पूरी तरह निश्चित नहीं है, किंतु इसे लगभग 15वीं शताब्दी का माना जाता है। मान्यता है कि कटक नरेश ने गोपाल की इस प्रतिमा को पुरी ले जाने की चेष्टा की थी, पर जब वह प्रतिमा अपने स्थान से आगे नहीं बढ़ी तब उसे वहीं प्रतिष्ठित कर दिया गया। गोपाल की प्रतिमा और इस मंदिर का उल्लेख कुछ ओडिया लोक कथाओं, भक्ति ग्रंथों तथा पुरातन तीर्थ यात्रा वृत्तांतों में भी मिलता है। रघुनाथ विलास तथा मदलापंजी यानी पुरी मंदिर का प्राचीन इतिहास ग्रंथ जैसे ग्रंथों में इस मंदिर का संदर्भ आता है। मंदिर की कथा भक्त और भगवान के अटूट संबंध से जुड़ी है, जिसमें भक्त के सत्य के साक्षी बनने के लिए कृष्ण मंदिर वृंदावन छोड़कर चले गए। कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण युवक ने एक वृद्ध धनी ब्राह्मण की तीर्थ यात्रा के दौरान बड़ी सेवा की। वृंदावन में भगवान गोपाल जी के सम्मुख उस वृद्ध ने वचन दिया कि वह अपनी कन्या का विवाह इसी निर्धन युवक से करेगा, परंतु जब समय आया तो वह वादा भुला दिया गया। निर्धन युवक ने जब पंचायत में न्याय की गुहार लगाई तो उससे साक्ष्य मांगा गया। तब उसने कहा, विवाह का वचन भगवान गोपाल जी के सामने हुआ था, वे ही साक्षी हैं। यह सुनकर लोग हंसे, लेकिन उस युवक का विश्वास अडिग रहा। वह अकेला वृंदावन गया और भगवान गोपाल से साक्षी बनने की विनती की। भगवान ने कहा, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तुम पीछे मत देखना, जहां पीछे देखोगे वहीं मैं स्थिर हो जाऊंगा। युवक चलते चलते जब पुरी के समीप पहुंचा और रेतीला क्षेत्र में घुंघरुओं की झंकार बंद हुई तो उसने संशयवश पीछे देख लिया तो कृष्ण स्थिर हो गए। उनकी स्थिरता को देखकर भक्त परेशान हो गया। तब भगवान बोले कि परेशान न हो, जाकर पंचायत को यहीं ले आओ। युवक दौड़ा दौड़ा गांव गया और पंचायत को ले आया। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब युवक से उनकी उपस्थिति में की थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी बनने से उस गरीब युवक का विवाह उस ब्राह्मण की कन्या के साथ हो गया तथा भगवान वहीं विराजमान हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि कटक नरेश प्रवास के दौरान वहां से कृष्ण की मूर्ति पुरी ले आए थे और जब पुरी में गोपाल जी आए तो वह जगन्नाथ जी को लगा नैवेद्य का भोग पहले लेने लगे। तब जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया। उनके आदेश पर राजा ने कृष्ण को पुरी से 5 कोस प्रतिष्ठित किया। इस मंदिर में राधा जी की मूर्ति स्थापना की भी अद्भुत कथा है।
मान्यता है कि वृंदावन से कृष्ण के पुरी में स्थापित हो जाने के बाद श्री राधा ने भी वृंदावन छोड़ दिया और पुरी के पुजारी श्री बिल्वेश्वर महापात्र के घर में पुत्री रूप में श्री राधा अवतीर्ण हुई। उनका नाम लक्ष्मी रखा गया। लक्ष्मी के युवती होने पर अद्भुत घटनाएं होने लगी। कभी गोपाल जी की माला रात्रि में उस कन्या की शैया पर मिलती और कभी उसके वस्त्र या आभूषण गोपाल जी के बंद मंदिर के भीतर मिलते। अंत में पंडितों ने यहां श्री राधा की मूर्ति स्थापित करना निश्चित किया। ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय ही पुजारी की कन्या ने शरीर त्याग दिया और लोग तब आश्चर्यचकित रह गए जब श्री राधा मूर्ति लोकार्पित हुई तो वह ठीक लक्ष्मी के समान थी। ऐसा कहा जाता है कि भक्त के लिए साक्षी बनने के बाद कृष्ण ने अपनी नित्य अभिन्ना को भी अपने समीप बुलाने के लिए यह रचना की थी। तभी से इस मंदिर में आने वाला हर भक्त दर्शन करता है और प्रार्थना करता है कि जब कभी जीवन में सत्य के मार्ग पर कठिनाई आए तो साक्षी गोपाल की तरह वह उसके भी साक्षी बने। रस रत्नाकर प्राचीन भारत के रसायन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट रचना है जो न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जड़ों को उद्घाटित करती है बल्कि भारतीय विज्ञान की प्रयोगात्मक परंपरा का प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ पारंपरिक रूप से आचार्य नागार्जुन के नाम से जुड़ा हुआ है, जिन्हें भारतीय कीमियागरी और धातु शास्त्र के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि कुछ विद्वानों के मतानुसार इस ग्रंथ के मूल लेखक नित्यनाथ सिद्ध हैं, जिनका नाम कुछ पांडुलिपियों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इसके बावजूद रचना की विषय वस्तु और शैली आचार्य नागार्जुन की परंपरा में ही आती है। रस रत्नाकर का मूल स्वरूप संस्कृत में है और इसका विषय रसायन शास्त्र की उन गूढ़ प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना है जिनका उद्देश्य धातुओं को शुद्ध करना, औषधि निर्माण करना और कभी-कभी अमृता की प्राप्ति तक बताया गया है। ग्रंथ में पारे यानी कि रस के महत्व को विस्तार से समझाया गया है और पारे से संबंधित विभिन्न प्रयोगों की विधियां दी गई हैं। विशेष रूप से सिनाबार यानी कि हिंगुल से पारा निकालने की विधि, वनस्पतियों से अम्ल और क्षार प्राप्त करने के उपाय और धातुओं के संशोधन तथा परिवर्तन की तकनीकों का उल्लेख इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता को पुष्ट करता है। रचना में चांदी, सोना, तांबा, टिन जैसी धातुओं को शुद्ध करने और उनसे विशेष योग तैयार करने की विधियां वर्णित हैं। यही नहीं, इस ग्रंथ में ऐसी विधियों का भी उल्लेख है जिनसे साधारण धातुओं को सोने में रूपांतरित करने का दावा किया गया है, चाहे यह रूपांतरण भौतिक रूप से सोना बना पाता हो या नहीं, लेकिन यह उस काल के वैज्ञानिक चिंतन और अनुसंधान की व्यापकता का प्रतीक है। इस संदर्भ में शालिवाहन और यक्षिणी के संवाद का वर्णन रोचकता प्रदान करता है, जहां एक पौराणिक वार्ता के माध्यम से रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया गया है। यह शैली रचना को कथा और विज्ञान का संतुलित मिश्रण बनाती है। रस रत्नाकर में रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे आसवन, ऊर्ध्वपातन, द्रवण और भूनन आदि का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय रसायनज्ञ प्रयोगशाला स्तर पर भी गहरी समझ रखते थे। वनस्पतियों से बने तेजाबों और रसों के उपयोग से धातुओं और रत्नों को गलाने की प्रक्रिया आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी सराहनीय है। विशेष रूप से यह तथ्य उल्लेखनीय है
कि पुस्तक में प्रयोगशाला उपकरणों की सूची भी दी गई है, जो यह दर्शाती है कि प्राचीन भारत में वैज्ञानिक विधियों और औजारों की एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी। हालांकि रसरत्नाकर के लेखक को लेकर मतभेद हैं, परंतु इसकी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्ता निर्विवाद है। इस ग्रंथ का अध्ययन यह दर्शाता है कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा केवल दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें व्यावहारिक प्रयोग, पदार्थों की रासायनिक प्रकृति का ज्ञान और जटिल प्रक्रियाओं को सिद्धांत के साथ प्रस्तुत करने की क्षमता भी थी। कुल मिलाकर रस रत्नाकर एक ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय कीमियागरी, आयुर्वेदिक औषध निर्माण और धातुकर्म की परंपरा का समृद्ध दस्तावेज है। इसकी शैली, विषय वस्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे अन्य ग्रंथों से विशिष्ट बनाते हैं। यह न केवल अतीत की वैज्ञानिक समझ को उजागर करता है, बल्कि आज के शोधकर्ताओं को भी उस परंपरा से जुड़ने और प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित एक स्थान, जहां पर पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम होता है। स्कंद पुराण के अनुसार यहीं पर कुंती पुत्र कर्ण ने यज्ञ किया था। यहीं पर उन्हें सूर्य ने अभेद्य कवच, अक्षय तूनीर और अजेय बने रहने का वरदान दिया। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के 5 पवित्र प्रयागों में से एक है। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।